जा रही है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपने वचन पर कायम है तो दूसरी तरफ लालू की इफ्तार पार्टी भी असहमति को सहमति में नहीं बदल पाई। नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी के बाद साफ कह दिया कि उनका फैसला अटल है। जेडीयू इस तरह के फैसले लेती रही है और फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि फैसला बदलने की जरूरत विपक्षी पार्टियों को है। वो नहीं चाहते कि बिहार की बेटी मीरा कुमार को हराने के लिए उनका समर्थन करें। नीतीश ने कहा कि हर क्षेत्रीय दल का अपना अस्तित्व है। नीतीश कुमार ने विपक्षी पार्टियों को आगाह करते हुए कहा कि उन्हें जीत की रणनीति बनानी चाहिए, लेकिन विपक्ष मिलकर हार की रणनीति बना रहा है। हालांकि नीतीश ने यह भी कहा कि बिहार में महागठबंधन की राजनीति से जोड़कर इसे नहीं देखना चाहिए। इससे पहले लालू की इफ्तार पार्टी पर पहुंचे नीतीश की लालू यादव ने न तो अगवानी की, न ही छोड़ने दरवाजे तक आए। इफ्तार में भी नजदीक बैठे दोनों नेता एक दूसरे से खिंचे नजर आए। क्या लालू यादव को नीतीश कुमार ने जवाब दे दिया है? प्राइम टाइम में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सत्रह सेक्युलर दल एक साथ हैं। उनका प्रत्याशी भी दलित है, बिहार से है। फिर ऐसा क्यों कि नीतीश कुमार को बीजेपी का प्रत्याशी ही पसंद है और वे अपनी ऐतिहासिक भूल सुधारना नहीं चाहते? क्या राष्ट्रपति उम्मीदवारी के मौजूदा हालात में बिहार के सियासी सुनामी के संकेत छिपे हैं? देखिए ये रिपोर्ट। रामनाथ कोविंद दलित हैं तो मीरा कुमार भी दलित हैं। रामनाथ कोविंद का बिहार से सियासी नाता है तो मीरा कुमार बिहार की बेटी हैं। रामनाथ का राजनीतिक सफर उजला रहा है तो मीरा कुमार के दामन पर भी कोई दाग नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि रामनाथ कोविंद एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं तो मीरा कुमार विपक्ष की। लेकिन ऐसा क्या है कि नीतीश कुमार को रामनाथ कोविंद ही पसंद हैं और किसी भी सूरत में वो अपना फैसला नहीं बदलेंगे? नीतीश की मंशा पर अगर लालू प्रसाद यादव सवाल उठा रहे हैं तो लालू यादव गलत नहीं है। क्या खिचड़ी पकी? नीतीश जी का पार्टी जदयू ने नाम बोल दिया, भाजपा के उम्मीदवार का, आरएसएस के उम्मीदवार का नाम ले लिया, जबकि हम लोग नीतीश जी के राह पर ही जा रहे थे, अभी भी है। संघ मुक्त भारत बनाना है, संघ मुक्त भारत बनाना है, संघ मुक्त भारत बनाना है। तो हम तो कायम है, इसलिए हम जरूर नीतीश जी से बात करेंगे और अपील करेंगे कि आप लोग इस पर पुनर्विचार करिए। ऐतिहासिक गलती तो आप लोगों से हो गई है। पार्टी का स्टैंड तय हो चुका है। हमने सोच विचार करके सभी चीजों का ध्यान रख करके फैसला किया है कि हम श्री डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी को समर्थन। लेकिन लगता है कि अब नीतीश अपना फैसला बदलने वाले नहीं हैं। लालू के आवास पर हुई इफ्तार पार्टी में भी दोनों नेताओं के बीच दूरियां साफ नजर आई। लालू ने नीतीश की न अगवानी की न दरवाजे तक छोड़ने आए। आधे घंटे की ये मुलाकात आने वाले वक्त को नया मोड़ दे सकती है। नीतीश कुमार ने 2 जुलाई को पार्टी की बैठक भी बुलाई है। हो सकता है उसी दिन नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लें। हालांकि आरजेडी और जेडीयू ने महागठबंधन की एकता बरकरार रहने का दावा किया है, लेकिन क्या उसके लिए ईमानदार कोशिशें की जा रही हैं? नीतीश कुमार ने लालू की राय के खिलाफ फैसला लिया और अब शायद ही वो अपना फैसला मीरा कुमार के पक्ष में बदले। ऐसे में क्या नीतीश महत्वाकांक्षाओं के नए घोड़े पर सवार हैं? अब अपने विपक्ष से अलग हट गए तो कैसे? सबको एकजुट करने का काम है तो सबको एकजुट रहना ना पड़ेगा। अपने भाजपा के उम्मीदवार को सपोर्ट करने से जो उनकी यह आकांक्षा भी हो, महत्वाकांक्षा, तो उसको तो सेटबैक लगेगा ही। सबको एकजुट होने का ना है। जब नेता लोग इधर के सब नेता लोग समझ जाएंगे जो कभी कभी उधर सपोर्ट कर देंगे तो ये अविश्वसनीय स्थिति हो जाती है। तो इसलिए जो महत्वाकांक्षा भी मन में हो तथा और साफ तौर से एकजुट रहने का प्रयत्न करना चाहिए। रघुवंश बाबू की बातों में करारा कटाक्ष है।
हो सकता है कि नीतीश कुमार की कुछ सियासी महत्वाकांक्षाएं जोर मार रही हों, लेकिन बिहार बीजेपी ने भी नीतीश के समर्थन को सत्ता का लालच करार दे दिया। नितिन नवीन का कहना है कि नीतीश कभी सत्ता की तरफ झुकते हैं तो कभी सोच की तरफ। पूरी तरह से नीतीश कुमार की सोच और सत्ता, सोच कभी भारी पड़ती है तो कभी सत्ता भारी पड़ती है, लेकिन वो सत्ता को छोड़कर अपनी सोच को के साथ नहीं आ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं सोच कहीं और है, सत्ता कहीं और है, और इसी लालच में नीतीश कुमार आज तक सत्ता से चिपके हुए हैं। उनको लगता है कि मुझे किसी तरह सत्ता में बने रहना है, चाहे मेरी सोच की तिलांजलि हो जाए। तो यही कारण है कि कभी कभी जब सोच हिलोर मारता है तो कहीं ना कहीं इस तरह के विषय नजर आते हैं, और सत्ता तो मजबूरी है नीतीश कुमार की, सत्ता में बने रहना, क्योंकि सत्ता के बिना नीतीश कुमार रह नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से सत्ता के साथ रहने पर महागठबंधन मजबूरी बनती है। तो मेरा मानना है कि नीतीश कुमार की जरूरत बीजेपी को आज नहीं है। धूप में तपती चट्टानें अक्सर ठंडे पानी से दरक जाती हैं। क्या नीतीश कुमार महागठबंधन से ऊब चुके हैं, क्योंकि उनके साथी लालू यादव बेनामी संपत्ति के जाल में फंसे हैं? बेदाग छवि के नेता नीतीश शायद ये साथ अब बर्दाश्त ना कर पा रहे हों। ये भी हो सकता है कि बीजेपी के साथ गुजारे 17 साल की यादें महागठबंधन की तपती चट्टान पर ठंडे पानी सा असर कर रही हों। पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट के साथ स्पेशल डेस्क न्यूज इंडिया। चलिए, तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक इरशादुल हक जी जुड़े हुए हैं, साथ ही कांग्रेस नेता सरोज तिवारी जुड़े हुए हैं और बीजेपी नेता मृत्युंजय झा जी जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सरोज जी से जानना चाहेंगे। सरोज जी, नीतीश कुमार ने सफाई तो पेश की, लेकिन इसे सफाई कम और यूपीए, पूरी तरह से यूपीए और कांग्रेस पर आरोप ज्यादा कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की बेटी को हारने के लिए चुना गया है। उस वक्त क्यों नहीं चुना गया जब सरकार थी और राष्ट्रपति बनाया जा सकता था? देखिए, दो चीजें, ऐसी बात नहीं है कि आप जिस तरीके से इस बात को ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव होना है और उसमें ये विपक्षी एकता के लिए भी ये चीज लगाई गई थी, और नीतीश कुमार जी ने ही इसका प्रपोजल भी दिया था। वही सोनिया जी के यहाँ गए थे और उन्होंने ही प्रपोजल दिया था कि हम लोगों को यूनाइट होकर के एक कैंडिडेट उतारना चाहिए, और हम लोगों ने सीरियसली उतारा है। और उतारा है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि झगड़ा हो, इसलिए क्योंकि एक बहुत कमतर अनुभव के लोगों को हम राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। मैं उनके रामनाथ कोविंद जी की योग्यता पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, उनसे ज्यादा। सरोज जी, आप उनकी योग्यता पर कैसे सवाल उठा सकते हैं? आपके एक राष्ट्रपति उम्मीदवार की योग्यता और रामनाथ कोविंद की योग्यता की तुलना कर लें तो फिर सवाल रहता ही नहीं। बिल्कुल रहेगा सवाल, और आप ये देख लीजिएगा, आप जिसका भी कहना चाह रहे हैं मेरे से जवाब ले लीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल बोलिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, आज अगर जो भी मीरा कुमार जी का समर्थन नहीं करेगा वो दलित विरोधी ही नहीं, वो आधी आबादी महिला विरोधी होगा। अच्छा। दलित महिला विरोधी होगा। जब बीजेपी यह चीज हमेशा कहते रही, या बीजेपी के कई नेता जब ये कह रहे थे कि जो रामनाथ कोविंद जी को समर्थन नहीं देगा वो दलित विरोधी होगा, तो अब बीजेपी को खुद से आईने में देखना चाहिए कि अब वो क्या दलित महिला विरोधी होंगे? पूरे बीजेपी के सांसदों को और उनके मतदाताओं को साथ में मत देना चाहिए मीरा कुमार जी के लिए। मीरा कुमार जी IAS रही है, मीरा कुमार जी महिला है, मीरा कुमार जी दलित है और बड़ी आइकॉन है। लोकसभा के अध्यक्ष रही हैं, बहुत शांतिपूर्ण लोकसभा अध्यक्ष चलाई हैं, मंत्री रही हैं, 5 बार से लोकसभा सांसद रही हैं, जनता द्वारा चुनी गई हैं, और ये जनता द्वारा रिजेक्टेड हैं। तो मैं उनको बुरा भी नहीं कह रहा, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि उनसे ज्यादा योग्य मीरा कुमार जी हैं, तो इस वजह से उनको समर्थन देना चाहिए। और समर्थन तो बदला भी जाता है। योग्यता पर बात आ ही गई है तो प्रतिभा देवी से पाटिल जी की योग्यता पर भी कुछ बात कर लें। बिल्कुल। आप प्रतिभा देवी पाटिल जी की योग्यता कमजोर थी क्या? बताइए। आप प्रतिभा देवी पाटिल जी की योग्यता को आप रामनाथ कोविंद जी से तुलना ही नहीं कर सकते। इनसे बहुत ज्यादा बेहतर थी, वो भी सांसद रही थी, वो भी मंत्री रही थी। चलिए, अच्छी बात है। मृत्युंजय जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मृत्युंजय जी, देखिए, आप ये इतने सद्बुद्धि की बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो माननीय नीतीश कुमार जी को समझाना चाहिए इनकी बुद्धि कैसे हो गई। एक बिहार सूबे के मुख्यमंत्री को इन तरह से समर्थन प्राप्त हो। नीतीश कुमार को तो मान लिया गया कि वो महिला विरोधी हैं। नहीं, ये नेता उनके नेता हैं,
उस नेता की सुबुद्धि भी बात करनी चाहिए कि उनकी कुबुद्धि कैसे हो गई। एक तो सीधा सीधी प्रश्न उठा रहे हैं नीतीश कुमार जी पर, जो मोराल के मुखिया है उन पर प्रश्न उठा रहे हैं कि वो उनकी बुद्धि उनकी सही दिशा में काम नहीं कर रही है, या फिर महिला विरोधी है, या फिर दलित विरोधी है, या उनके पास ज्ञान नहीं है, या उनके पास बहुत की क्षमता नहीं है। तो ये तो सीधा उनसे पूछना चाहिए। जहां तक बात है विषय है लाने की, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने ठीक कहा है कि आज इस परिस्थिति में आप जानते हैं कि सारे आंकड़े इस प्रकार से हैं। बिहार के मुख्यमंत्री रामनाथ कोविंद जी के समर्थन की बात कर रहे हैं, और जहां उस तरह की बात होती है वहीं आप बिहार से एक उम्मीदवार खड़ा करके ये दिखाना चाहते हैं कि बिहार से उम्मीदवार खड़ा किए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये एक प्रकार की ऐसी परिस्थिति लाना चाहते हैं कि देखिए मैं भी दलित को लेकर आया, और आज दलित बीजेपी नहीं आई रहती या एनडीए नहीं आई रहती, ये दलित की बात भी नहीं करने वाले थे। आज इनको सद्बुद्धि बीजेपी और एनडीए को देखकर हो रही है कि दलितों के हित की चिंता करनी चाहिए, दलितों को मुख्यमंत्री बनाने, राष्ट्रपति बनाने के लिए आगे करना चाहिए। वो सुझाव नीतीश कुमार ने भी दिया जो आप कह रहे हैं मृत्युंजय जी, इन्हीं शब्दों का नीतीश कुमार ने भी इस्तेमाल किया। हम लोग तो उम्मीदवार भी नहीं खड़ा करना चाह रहे, पार्टी और एनडीए विपक्ष तो चाहता था कि आप ऐसे बिल्कुल ये पते की बात कही है सरोज जी ने कि कांग्रेस को उम्मीदवार खड़ा करना नहीं चाह रही थी, लेकिन मजबूरी हो गई उम्मीदवार खड़ा करने की। आते हैं आप दोनों के पास। इरशादुल जी, ये लोग सरोज जी आ रहे हैं, सरोज जी आ रहे हैं। इरशादुल जी, ये राष्ट्रपति चुनाव नहीं है, ये चुनाव उस दल का है, उस व्यक्ति का है जो दलितों के साथ खड़ा है, जो महिलाओं के साथ खड़ा है, जो प्रतिभा के साथ खड़ा है। इस बात पर विश्वास करेंगे? देखिए, राजनीति में मतलब इतना घालमेल है कि आप अपनी सुविधा के लिए कभी महिला की बात कर लेते हैं, कभी दलित की बात कर लेते हैं। आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी जब ये घोषणा कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने रामनाथ कोविंद का नाम लेते हुए 5 बार दलित शब्द का इस्तेमाल किया था जी। भारतीय जनता वह पार्टी जो है बार बार जो खुद को ये कहती है कि हम न जात पे बात करते हैं, न धर्म पे बात करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो फिर इस तरह की बात को उठाना ही नहीं चाहिए था। और अगर जब उन्होंने उठा दिया इस तरह की बात, तो उसके बाद कांग्रेस ने जो अपना कैंडिडेट दिया उसने भी वो दलित को दिया, और दलित में एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने महिला को दिया। तो राजनीतिक लाभ के लिए हर पार्टी, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो या कोई भी क्षेत्रीय दल हो, वो सारी पार्टियां ऐसे ही कदम उठाती हैं और इसी तरह की बात करती हैं कि भाई हमारा कैंडिडेट दलित है इसलिए वोट दो। तो ये स्थिति है। अब जहां तक आरजेडी और जनता दल यू के बीच विवाद की बात है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को ये तो हो रहा है, वो इसको यह तो लाभ मिल रहा है कि जदयू का समर्थन उसे मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह मान ले कि जदयू का खेमा नीतीश कुमार उनके साथ आ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बना लेंगे, यह कहना अभी बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल। सरोज जी के पास चलते हैं। सरोज जी, लालू प्रसाद यादव विधानसभा चुनाव जीत के बाद, महागठबंधन की जीत के बाद उन्होंने कहा था कि अब नीतीश को बिहार सौंपकर मैं लालटेन लेकर पूरे देश के भ्रमण पर निकलूंगा, सभी सेकुलर पार्टियों को एकजुट करूंगा। कैसी और क्या कद रह जाएगी अब आरजेडी की उस विरोधी महागठबंधन में जब पार्टी नेता अपने ही सहयोगी को मनाने में सफल नहीं हो पाए? देखिए, सफलता या असफलता की बात नहीं है, और आप इस तरह से भी नहीं देखिए। जब यूपीए के कैंडिडेट बने थे प्रणब मुखर्जी, तो प्रणब मुखर्जी को इन्होंने, जब एनडीए में थे नीतीश जी, तब इन्होंने प्रणब मुखर्जी को दिया था वोट। बिल्कुल, वो नीतीश कुमार की अपनी व्यक्तिगत राय थी, लेकिन अभी मामला था कि महागठबंधन को एकजुट करने की कवायद में जो लालू प्रसाद जुड़े हुए थे, वो अपने सहयोगी को मनाने में सफल नहीं हुए। नहीं, वो गठबंधन को गठबंधन तो एकजुट है ही, गठबंधन पर सवाल ही नहीं है, हम राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे भी नीतीश जी ने तो साफ साफ कह दिया है कि मैं वोट भले दे रहा हूँ, लेकिन मैं विपक्षी एकता से अलग नहीं हो रहा हूँ। 2019 के चुनाव में वो दिखेगा, और वो महागठबंधन में रहेंगे, वो यूपीए में रहेंगे, और इस तरीके से हमारा गठबंधन 2019 में चुनाव लड़ेगा। राष्ट्रपति पद में कई बार क्या होता है, निजी दोस्ती भी होती है किसी से, और निजी रिश्ते भी बहुत अच्छे होते हैं। तो जब निजी रिश्ते भी अच्छे होते हैं तो कई बार निजी और वैचारिक, अब बड़े भाई और छोटे भाई से बेहतर क्या रिश्ता आप तलाश सकते हैं इस सियासी गलियारे में? देखिए, सियासी गलियारे में नहीं, आपको 2-3 चीज मुझे बुरा लगा था। एक चीज ये कि कांग्रेस ने जानबूझ के नहीं खड़ा किया। ये अगर कोई भी कहता है गलत कहता है।
हम लोग तो खड़ा करना ही नहीं चाहते थे। पहले तो बात है कि सर्वसम्मति जुटाएंगे, आप सर्वसम्मति के लिए मिलने गए और कैंडिडेट का नाम नहीं बता रहे कि किसको खड़ा करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, जो बीजेपी पे क्या भरोसा करे, जो लालकृष्ण आडवाणी जैसों को आज के डेट में आडवाणी जोशी कह करके लोग जुमला बनाते हैं कि आपकी हालत आडवाणी जोशी जैसी हो गई। ऐसी क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया? सरोज जी, अपने खेमे की चिंता कीजिए, उनके लिए बहुत लोग हैं चिंता करने के लिए। बहरहाल हमारे साथ सैयद अफजल अब्बास साहब जुड़े चुके हैं, जेडीयू नेता। अफजल साहब, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। शुक्रिया। अफजल साहब, नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया, न केवल स्पष्ट कर दिया बल्कि आरोप के तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा, यूपीए पर निशाना साधा कि बिहार की बेटी का इस्तेमाल किया जा रहा है और हारने के लिए खड़ा किया गया है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप हमसे पहले कौन साहब बोले थे, मैं नहीं देखा। सरोज तिवारी जी थे, कांग्रेस प्रवक्ता, कांग्रेस नेता। अच्छा, जी। जहाँ तक की बात है बिल्कुल हम उससे सहमत है। आप बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि जब एनडीए में थे तभी नीतीश कुमार जी ने प्रणब मुखर्जी साहब को समर्थन किया था। ये इलेक्शन जब बिहार का गठबंधन जब बना था इलेक्शन में, तो असेंबली में, उसमें ये राष्ट्रपति चुनाव का कोई मुद्दा नहीं था कि इस पे हमको एक साथ होना पड़ेगा नहीं में, और इसमें व्हिप जारी तो होता नहीं होता। अब रही बात की पहले नीतीश कुमार जी ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, बिहार के सीएम भी है, उन्होंने फैसला भी इस आधार पर किया जब सारे पार्टी के एमएलए को बैठा के किया कि हमारी ख्वाहिश होगी या जो भी कहा होगा, सबने समर्थन दिया। तो मैं समझता हूँ कि इसको गठबंधन से जोड़ना उचित नहीं है। मैं अभी गठबंधन से कोई जोड़ भी नहीं रहा है। नहीं, गठबंधन आप लोग कह रहे दरार पड़ गया, ये पड़ गया। आप याद कीजिए कि इसके पहले भी मैं समझता हूँ, इसके पहले शिवसेना भी एनडीए का पार्ट रहा, उसने भी प्रणब मुखर्जी को साथ दिया था। तो ये पैमाना नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव एक स्वतंत्र चुनाव एक तरफ देखा जाता है और उसमें अपनी अपनी राय है। हाँ, अगर ये गठबंधन में नीतीश कुमार जी होते तो और उसे 4 लगता है, ये बात अलग बात है। लेकिन सबसे पहले बात है इन्होंने देर किया, और देर नहीं हुई होती है, ये फैसला आ गया होता तो मैं समझता हूँ कि इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ फैसला लेते। हाँ, ये अगले चुनाव 2019 की बात हो रही है या फिर महागठबंधन की बात हुई है, आप देखिएगा सारे मिलके एकजुट होके, मैं समझता हूँ कि एकजुट होके एक 2019 की तैयारी करेंगे। चलिए, 2019 की तैयारी करेंगे। बहरहाल जी मृत्युंजय जी से जान लेते हैं। मृत्युंजय जी, इस चुनाव को लेकर व्हिप जारी नहीं होता है तो पार्टी नेता स्वतंत्र हैं अपनी मर्जी का मतदान करने को लेकर, लेकिन क्या नीतीश कुमार और उनके पार्टी नेताओं की सुचिता पर कोई संदेह है? आप पुराने साथी रह चुके हैं। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी के साथ सब लोग हैं, सभी लोगों ने तय किया, जैसा कि अभी बोल भी रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जिस तरह से सावधानी से रखा विषय को, ये इसमें सहयोगी दल के नेता जो भी बोल रहे थे कांग्रेस के, उनको बताने की जरूरत है कि उनके नजर में मीरा कुमार अच्छी है, नीतीश कुमार जी के नजर में अच्छे नहीं है, इस प्रकार के व्याख्यान दे रहे थे वो। दूसरी बात, जहाँ तक आने वाले समय की परिस्थिति है, माननीय नीतीश जी ने तय किया, निश्चित रूप से सभी लोग एक साथ एक मत माननीय नीतीश जी के साथ हैं। और जहाँ तक झारखंड की बात कर रहे थे, और जहाँ तक ये बात कर रहे थे कि आने वाले समय में लालू जी एक मोर्चा बनाकर खड़ा करने की बात कर रहे थे, आज सही परिस्थिति में कांग्रेस भी साथ में है। लेकिन ये बताया कि आज बैठक हुई विपक्षी दलों यूपीए की जो बैठक हुई, और उसमें एक थर्ड फ्रंट की जो बात हुई, एक मिल करके हम एनडीए को बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, इस प्रकार की रणनीति बनाकर, उसकी बैठक में आम आदमी पार्टी के लोग नहीं है, जिसके 67 एमएलए हैं। और इस प्रकार से आज बात करें नेता के नाते, सबसे उत्तर प्रदेश में बड़े नेता के नाते मुलायम सिंह यादव जी की बात है, वो इस बैठक में उपस्थित नहीं थे। तो ऐसे कई तरह की बातें हो रही है कि हम इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करेंगे और हम इस प्रकार की रणनीति बना रहे हैं, और मीरा कुमार जी के लिए हम ये करेंगे। ठीक कहा नीतीश कुमार जी ने कि कहीं न कहीं ये अपमान करने के लिए, अपमानित करने के लिए इस प्रकार का नाम शपथ दिया गया है, और वो वापस आ गए। हो सकता है दबाव देना चाहते हैं, इस प्रकार का चेहरा निकालना चाहते हैं, लड़ रहे हैं तो सीरियसली लड़ेंगे और सबको सरोज जी, लेकिन ये लड़ाई जनता के बीच की नहीं है जहां संभावनाएं तमाम खुली हो। ये लड़ाई स्पष्ट हो जाती है, हर एक मत गिना हुआ है, कौन किसके पास जाएगा, कौन किसके पास नहीं जाएगा। सरोज जी, तो यहाँ कोई संभावनाएं नहीं है, यहाँ स्पष्ट है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। बहरहाल इरशादुल जी, नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भाई फैसला मैं लूंगा, महागठबंधन में मुख्यमंत्री मैं हूं, और जो तमाम तरह के कयास लग रहे थे कि आरजेडी के दबाव में है जेडीयू, वो अब स्पष्ट कर दिया है नीतीश कुमार ने इस फैसले से।
देखिए, नीतीश कुमार ने जो ये फैसला लिया है, इस तरह के अनेक फैसले हैं जो नीतीश कुमार बार बार समय समय पे ये दिखाते रहते हैं कि वो अपने दल के न सिर्फ अध्यक्ष हैं बल्कि मुख्यमंत्री हैं और वो फैसले लेते हैं। नोटबंदी के ऊपर जो उनका फैसला था, तमाम विपक्ष के बरअक्स उनका फैसला था, वो ये नोटबंदी का समर्थन कर रहे थे। तो इस तरह के अनेक फैसले हैं जो नीतीश कुमार करते हैं। जहां तक राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के चयन की बात थी, आपको याद होगा कि मई के आखिरी सप्ताह में कांग्रेस के तमाम लोग बैठे थे जिसमें नीतीश कुमार को जाना था, लेकिन नीतीश कुमार उसमें नहीं गए और उसके दूसरे दिन ही वो प्रधानमंत्री के साथ एक भोज में गए। तो नीतीश कुमार ने जो अपना अंक खेला, शुरू से जो अपनी गति रखी, जो शुरू से अपना निशाना रखा, उसी निशाने पे वो आगे बढ़ रहे हैं और उसी का ये प्रतिफल है कि उन्होंने कोविंद को समर्थन दिया। तो अब जहां तक नीतीश कुमार का ये कहना कि मीरा कुमार को हराने के लिए चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो लोकतंत्र में दो बातें बहुत ही ध्यान में रखनी चाहिए कि लोकतंत्र में लड़ाई सिर्फ जीतने या हारने की बात नहीं है। ये एक विपक्ष जो है एक अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाह रहा था, किसी को भी करता, नीतीश भी समर्थन कर देते कांग्रेस को, या महागठबंधन के साथ भी होते तो विपक्ष का जो उम्मीदवार था वो जीतने नहीं जा रहा था। लेकिन इससे यह होता कि वह गठबंधन के साथ हैं। लेकिन नीतीश की बातों को अगर आप दो लोगों की बातों से जोड़ करके देखें, केसी त्यागी और शरद यादव ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मधेपुरा में, उसमें ये कहा था कि वो समर्थन करते हैं निजी तौर पे भी नीतीश के फैसले का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार जो केंद्र में है उसके तमाम जो वादे हैं उस वादा खिलाफियों के खिलाफ जो है वो आंदोलन करेंगे। दूसरी तरफ केसी त्यागी ने कहा था कि यह एक आइसोलेटेड मामला है। और आपको याद होगा अभी इसी पैनल में कोई ये बता रहे थे कि पिछली बार जब राष्ट्रपति का चयन होना था उसमें प्रणब मुखर्जी का समर्थन करने के लिए नीतीश कुमार एनडीए के बरक्स चले गए थे और उन्होंने प्रणब मुखर्जी को समर्थन दिया था। तो यह एक राजनीति का अपना तरीका है नीतीश कुमार का जो वो चलते हैं। लेकिन इसमें इस नतीजे पे पहुंच जाना कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ नहीं है, ये जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार एक शह और मात का खेल खेलते हैं और उस शह और मात के खेल में वो कांग्रेस को और आरजेडी को और उधर भारतीय जनता पार्टी को तीनों को उलझाए रखते हैं और तीनों उनके सामने लगता है कि वो उनको मनाने की कोशिश में है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, लेकिन इस बार मनाने की कोशिश नहीं दिखी क्योंकि शायद लालू प्रसाद यादव भी समझ रहे होंगे कि नीतीश ने एक बार फैसला कर लिया तो वो अपने फैसले से डिगेंगे नहीं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद सैयद अफजल अब्बास साहब, सरोज तिवारी जी, इरशादुल हक जी और मृत्युंजय झा जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा एक बार फिर आपको सुनाते हैं। और उसके बाद शाम तक श्री सीताराम येचुरी जी का भी फोन आया था, उनसे भी बातचीत हुई और हमने अपनी भावना से अवगत कराया और हमारी भावना बहुत स्पष्ट है और वो यह है कि श्री रामनाथ कोविंद जी की जो भूमिका बिहार में रही है कि राज्यपाल के रूप में, वह सराहनीय रही है। उन्होंने निष्पक्षता के साथ बिहार में काम किया और बिहार के राज्यपाल सीधे राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, यह भी एक प्रसन्नता की बात है। इसके पहले जाकिर हुसैन साहब बने थे, लेकिन पहले उपराष्ट्रपति तब राष्ट्रपति, और देश के प्रथम राष्ट्रपति तो बिहार के ही थे। अरे भैया टीवी थोड़ा नीचे रखिए यार, मुंह आ रहा है। देश रत्न राजेंद्र बाबू। तो ये देखकर अच्छा लगा था और मैंने अपनी फीलिंग प्रकट की। तो नीतीश कुमार को अपना फैसला अच्छा लग रहा है, लेकिन नीतीश कुमार का ये अच्छा वाला फैसला कईयों को बुरा भी लग रहा है। फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।